और आज हम लोग रिव्यू करेंगे इंटरसेप्टर 650। हाँ, वो थोड़ा जीटी थोड़ा एग्रेसिव और रेसिंग में। तो मैं जो रिसर्च कर रहा था उसमें मुझे को पता चला कि उसमें थोड़ा सा शोल्डर पेन आता है और लॉन्ग राइड्स नहीं कर सकते थे। तो क्योंकि आपका मैं देखा है, ये आपका देख सकते हैं आप, जो गियर पोजीशन है वो थोड़ा आपका मतलब थोड़ा नी बैंड करना पड़ता है, वो एग्रेसिव ही है। बम्प्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से सोक करता है। राइड क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है। आप अगर ट्रैफिक में भी मैनूवर करते हैं ना, आपको पता ही नहीं लगता कि ये 200+ kg का बाइक है। इसमें थोड़ा सा रस्टिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं इधर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रस्टिंग आ रहा है। ये स्टॉक साइलेंसर है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पहले तो ये नज़ारा देख लीजिए ना, नज़ारा देखिए, एरिया देखिए, क्या मस्त एरिया है। और भाई लोग आज आया है किधर, मालूर हाईवे के पास में। और आज हम लोग रिव्यू करेंगे इंटरसेप्टर 650। और मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरा भाई को, जिसका है ये है मिस्टर शान। और इनका चैनल, भाई बोल लो तुम्हारा चैनल का नाम। मेरा चैनल का नाम है लाइफ फीड विद शान, और उस पर आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उस पर आपको सुपर मीटियोर 650 का रिव्यूज़ भी मिल जाएगा। और ऑनेस्ट रिव्यू हमारे भाई ने दिया है, बिकॉज उन्हीं का वीडियो था वो। तो चलिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू शान, आप थोड़ा आपका मतलब कीमती समय देने के लिए। हम लोग पहले इंटरसेप्टर 650 का एक वॉक अराउंड देख लीजिए। और इसका कलर का नाम क्या था भाई? ये ब्लैक रे। हाँ, ये ब्लैक रे है। और आप लोगों को बोलता हूँ मैं, अभी इसका 18 मंथ्स हो गया और भाई ने अभी तक चलाया 7600। वो भी हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। और हम लोग आज ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। कुछ भी कब शुरू होगा? देखिए, 7600 377 किलोमीटर्स रिडन। हाँ भाई, अभी आप थोड़ा बोलिए, आपने ये बाइक क्यों चूज़ किया? क्योंकि अभी तो मार्केट में 650 बहुत सारा है। तो पहला रीज़न मेरा इस बाइक को चूज़ करने का ये था कि इसका जो परफॉर्मेंस था वो बाइक दूसरी किसी बाइक में मेरे को नहीं मिला था। ऑब्वियसली 650 रॉयल इनफील्ड सुपर मीटर आ गया था तब, और GT था। लेकिन ये मैं टेस्ट राइड ये और GT ही किया था, बिकॉज एज पर माई पर्सनैलिटी ये दो बाइक मेरे को बहुत सूट करता था। एग्जैक्टली। 650 बहुत ही बल्कि है। इनफैक्ट वो मेरे लिए बना नहीं है, वो भाई के लिए बना है। तो हाँ, सुपर मीटर के बारे में बोल रहे हो? हाँ, सुपर मीटर 650 के बारे में। तो ये मैं चूज़ किया था बिकॉज ऑफ इस हैंडल। इसका हैंडल थोड़ा अपराइट पोजीशन में है। हाँ, वो दिखा देता हूँ। देख सकते हैं। हाँ, वही था, GT 650 वाज माय फर्स्ट लव। लेकिन ये मेरे को चूज़ मैंने किया था क्योंकि इसका हैंडल थोड़ा अपराइट पोजीशन में है। तो हाँ, वो थोड़ा GT थोड़ा एग्रेसिव और रेसिंग में। तो मैं जो रिसर्च कर रहा था उसमें मुझे को पता चला कि उसमें थोड़ा सा शोल्डर पेन आता है और लॉन्ग राइड्स नहीं कर सकते थे। तो हम लोग का इंटेंशन ही वो था कि हम लोग बाइक ले रहे थे तो हम लोग कुछ लॉन्ग राइड्स ही करेंगे। इसके लिए हम लोग को 650cc लेना था। और लॉन्ग राइड्स इन अ सेंस एटलीस्ट 250 किलोमीटर्स 300 किलोमीटर्स एट वन स्ट्रेच, जो कि हम लोग ने किया है ऑब्वियसली। और I felt this is a lot more comfortable than GT
डूइंग ए लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ राइड्स. ये थोड़ा घूम घूम के बात कीजिए थोड़ा. बाइक हम लोग बात करें, बाइक को दिखाया नहीं अभी तक ठीक तरह से. हाँ बोलिए. तो ये था. और भी था कि जब मैं इसको चलाया था तो मेरे को इसका सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बैंड ज़्यादा नहीं होना पड़ते. ऑब्वियसली एग्रेसिव स्टांस ज़रूर है इसमें. एग्रेसिव स्टांस मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा बैंड होना पड़ता है आपको. क्योंकि आपका मैं देखा है ये आपका देख सकते हैं आप जो गियर पोजीशन है वो थोड़ा आपका मतलब थोड़ा नी बैंड करना पड़ता है. वो एग्रेसिव ही है, ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव नहीं है. वो सेम लाइक इट्स काइंड जीटी जैसा ही है. तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब भी दोनों एक साथ राइड पे निकलते थे तो चिन्मय भाई एकदम आराम से चला के आते थे 60-70 किलोमीटर. हाँ, वो तो तो मैं उसको पूछता था कि क्योंकि सोफा जैसा सीट है ना वो. हाँ, तो वो मेरे को वही बोलते थे कि वो सोफा जैसा है. वो उसको मेरे को चलाने में इतना आसानी आता है कि चलते वक्त मेरे को आई फील लाइक आई डोंट वांट टू गो एग्रेसिवली. लेकिन मेरा स्टांस इस बाइक में ऐसा है कि मैं नहीं भी चाहूँ तो भी मेरे को एग्रेसिवनेस आ जाता है. तो मैं 80s 90s 100s में इजीली इसमें कर सकता हूँ. आपने अब दिखाइए बाइक में एक्स्ट्रा क्या क्या लगा है आपने अभी तक. अच्छा, एक्सेसरीज मैंने सफिशिएंट लगा है. फर्स्ट थिंग इज़ दिस टूरिंग सीट जो कि एक्चुअली GT 650 का है. और ओरिजिनल सीट जो आता है उसका मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही टाइट है. इनफैक्ट वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग राइड्स के लिए. तो ये टूरिंग सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है. कुशनिंग उसका बहुत ही अच्छा है. प्राइस कितना था इसका? मैंने एक्चुअली इसको अमेजन से परचेज़ किया था. बट यू कैन ऑल्सो गेट दिस इज़ द ओरिजिनल फ्रॉम रॉयल एनफील्ड. तो रॉयल एनफील्ड अमेजोन पे भी सेल करते हैं. एंड आई गेट टू नो ओनली आफ्टर आई बॉट दिस. तो इसका मेरे को पड़ा था ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज़. ओके, नॉट बैड. तो ये फर्स्ट एक्सेसरीज था. सेकेंडली जो शोरूम से मैंने लिया था व्हाइल आई वाज परचेजिंग द बाइक वाज दिस द क्रैश गार्ड. फिर सम्प गार्ड लिया था मैंने. दिखा देता हूँ. ओके. और फिर ये आपका हाँ, ये फॉग लैम्प मैंने बाद में लिया था जब मेरे को पता चला कि इसका लाइटिंग थ्रो इतना अच्छा नहीं है. हाँ, ये एक प्रॉब्लम है सब मतलब 650 में. करेक्ट. कुछ लोग रेडिएटर गार्ड भी लगा लेते हैं लेकिन अभी तक हम लोग वो एक्चुअली ज़रूरत नहीं है. वो इट्स काइंड ऑफ फैंसी आइटम. मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि रेडिएटर इसका ऑलरेडी हीटेड रहता है. तो इसमें आप और भी गार्ड लगाते हो तो और भी हीटिंग इश्यूज आते हैं इस बाइक में. हाँ, और और लास्ट चीज़ मैंने जो लगाया था वो था ये इसमें जो ये बैलेंसिंग बार भी बोल सकते हैं और इसको वाइब्रेशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं जो कि इस हैंडल का वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है. और इसको कवर रॉयल एनफील्ड से लगाया था मैं. यू कैन सी द बैजिंग हियर. तो यही सब चीज़ था एक्सेसरीज में. और कुछ एक्स्ट्राज नहीं था. ओके. हाँ, और फ्लाई गार्ड भी लिया था मैंने. ये भी मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था. ये भी रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनली है. यू कैन सी द ब्रांडिंग हियर. और इसका भी नंबर्स आते हैं, सीरियल नंबर्स अंदर है उसका. तो ये फ्लाई गार्ड, ये शॉर्ट फ्लाई गार्ड है. इसका और एक फ्लाई गार्ड भी आता है जो कि थोड़ा सा हाइटेड है. तो मेरे को ये पसंद था क्योंकि ये लुक्स को और ज़्यादा एनहांस कर देता है और ये विंड को थोड़ा सा डेविएट करता है. तो उतना कुछ हेल्पफुल नहीं है लेकिन ऑब्वियसली ये लुक्स को एनहांस करता है. इसके लिए तो मैंने ये लगा दिया. ये मतलब लगभग अपने एक्सेसरीज में ऑलमोस्ट 25 to 30,000 अपने खर्चा अप्रोक्स आप ले सकते हैं 20-25,000 बस. ओके, नाइस, गुड. ठीक है भाई, एक बात बताइए, इसका राइड एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? राइड एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट सेटअप में है. तो बम्प्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से सोक करता है. राइड क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है. आप अगर ट्रैफिक में भी मैनूवर करते हैं ना, आपको पता ही नहीं लगता कि ये 200+ kg का बाइक है. और इसको ट्रैफिक में निकालने के लिए बहुत ही स्लाई वे से आप निकाल सकते हैं. और हैंडलिंग तो बढ़िया है इसका. हाँ, हैंडलिंग तो बहुत बढ़िया है. हाईवे में बहुत ही स्मूथ और ग्राउंडेड रहता है बाइक. इनफैक्ट रोड प्रेजेंस भी बढ़िया है. रोड प्रेजेंस भी अच्छा है इसका. तो राइड क्वालिटी में कोई डाउट नहीं, बहुत ही बढ़िया है ये. हाँ, रॉयल एनफील्ड ने अभी तक जितना भी 650 निकाला सब सही है.
सिर्फ मेरे को एक ही अच्छा नहीं लगा, मतलब शॉटगन इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ करेक्ट। तो और बताइए इस बाइक के बारे में, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? हाँ तो ऐसे जैसे कि मैंने बात किया था, इसका राइड क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी है। ऑब्वियसली कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट इफ़ यू आर बाइंग ए बाइक ऑफ 50 lakhs ऑल्सो, नो बाइक्स आर परफेक्ट। तो इसमें भी इश्यूज़ है, जैसे कि इसका हेडलाइट का जो थ्रो है बहुत ही कम है। start करके दिखाता हूँ। हाँ बहुत ही कम है। सेकेंड इशू इसका ये बता सकता हूँ कि इसमें थोड़ा सा रस्टिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं इधर। ओके। यहाँ पे थोड़ा सा रस्टिंग आ रहा है। ये स्टॉक साइलेंसर है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। इधर पे भी यहाँ पे ये आ रहा है। अच्छा ओके, मतलब थोड़ा क्वालिटी थोड़ा हाँ। इशू है। और टायर्स जो ये C8 का दिया है ना, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज ये मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं देता है कॉर्नरिंग्स पे, और रेन पे भी मेरे को बहुत ही दिक्कत होता है। रेनी और वेट रोड्स पे ये स्लिपरी लगता है मेरे को। और इसका जो सॉफ्ट सस्पेंशन है वो मैंने जो बताया था वो एडवांटेज है, लेकिन वो डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जब मैं कॉर्नरिंग्स करता हूँ ना हाई स्पीड पे, तो ये मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं देता है। तो आई लूज़ कॉन्फिडेंस इन कॉर्नरिंग्स मोस्टली फॉर दिस सॉफ्ट सस्पेंशन। लेकिन वैसे हम लोग कॉर्नरिंग्स तो ज़्यादा करते नहीं है, जब भी करना पड़ता है तो मैं स्लो कर देता हूँ। लेकिन चिन्मय भाई या फिर हमारे पास और एक फ्रेंड था जिसके पास हीरो एक्सपल्स था, तो वो कॉर्नरिंग बहुत ही बेस्ट कर रहा था। वो पूरा फास्ट कॉर्नरिंग कर पा रहे थे, ये भी कर पा रहे थे क्योंकि इनका भी स्टिफ सस्पेंशन है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। तो ये एक इशू था। और इसका और एक चीज़ जो कि इशू है, ये इसका फुट पैक। तो मेरा हाइट है 5.4। तो आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको मैनेज कैसे करता हूँ। मैं अपने टो से ही ज़्यादातर इसको मैनेज करता हूँ। तो इसका जो प्रॉब्लम्स है, ये फुट पैक है, वो आपके शिन में लगता है इधर। अच्छा हाँ, ये एक इशू है। तो आप बैक करने पर तो ज़्यादातर मैं जब बैक करता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंटली बैक नहीं कर पाता हूँ इस बाइक को, क्योंकि मेरे को एक बार 2-3 बार ऐसा स्लिप हो गया था, तो बहुत ज़ोर से शिन पे लगा था। तो इसकी वजह से मैंने इसको अगर मेरे को इसको बैक करना होता है तो मैं उसको उतर के बैक करता हूँ। तो ऑब्वियसली ये एक दिक्कत है। और एक चीज़ है कि इसका जो पोजीशन है ना, ये एडवांटेजेस भी है लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि इसका जो हीट है ये बहुत ज़्यादा आता है शिन में। शिन और थाइज में ज़्यादा आता है। ऑब्वियसली थाई गार्ड इधर में इंजन थाई गार्ड भी है इधर, तो वो प्रोटेक्ट करता है, तो ये टच नहीं होता है डेफिनेटली। लेकिन इसका जो हीट है वो ज़्यादातर इस पोर्शन पे ज़्यादा आता है। तो और आप क्या बोलेंगे माइलेज के बारे में? माइलेज इसका 25 तक आ रहा था ऑब्वियसली, लेकिन अभी रिसेंटली जो E20 का जो इश्यूज़ हो रहा है, तो मैं हमेशा इंडियन ऑयल से XP95 भरा था, तो उसमें मेरे को 25 किलोमीटर्स का माइलेज ईजीली आता था, लेकिन अभी आता नहीं है। तो चिन्मय का भी सेम ही है, उनका भी बाइक में माइलेज ड्रॉप था। वो भी मेरे को पूछ रहे थे कि क्या इश्यूज़ है, तो मैंने रिसेंटली टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मेरे को पता चल रहा है कि माइलेज ड्रॉप है इस बाइक में, and it is obviously due to the dilation of petrol with the E20। तो obviously ये आप देख सकते हैं इधर E20 का ये recommended फ्यूल भी, मतलब recommended नहीं, लेकिन ये बेयर कर सकता है। हाँ, तो E20, लेकिन E20 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग ये बेयर कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर आपको माइलेज चाहिए तो आपको शेल पे आप स्विच कर सकते हो। मैं भी रिसेंटली अभी शेल पे स्विच किया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं माइलेज कितना मिलने वाला है। तो आई विल डू ए माइलेज टेस्ट फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन शेल में भी 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग जा रहा है अभी, तो आप प्रीमियम पेट्रोल भी ले लो उधर, फिर भी 10% का इथेनॉल ब्लेंडिंग है, तो वो एक दिक्कत है अभी। तो माइलेज ड्रॉप है इसमें थोड़ा सा। और आप बोलिए हम लोग को मतलब नॉट लास्ट, एक बात पूछता हूँ आपको, ये सर्विसिंग में आपको अभी तक आई थिंक आपने भी सर्विस
4 सर्विस कंप्लीट कर लिया, मतलब आपको मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा और मतलब कितना खर्चा हुआ ये सब, तो मतलब पूरा डिटेल्स में सर्विसिंग लेना चाहिए, थोड़ा बोलने से भी हो जाएगा। हाँ, तो सर्विसिंग का मेरे को मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है। तो ज़्यादातर मेरे को ये लेने से पहले 50 था सिग्नेल्स एडिशन, तो उसमें भी मेरे को सर्विस खर्चा ज़्यादा नहीं आता था। तो लाइकली मैंने 2-3 बार आउटसाइड सर्विस कराया था, तो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा खर्चा आया था, बिकॉज यू नो फर्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू ए ऑड काइंड ऑफ मैकेनिक फ्रॉम आउटसाइड, तो आपको लगता है कि अच्छा वो बहुत सस्ते में आपको सर्विसिंग करके दे रहा है, लेकिन सेकंड टाइम व्हेन यू गो देयर ही विल ट्राई टू फाइंड आउट मेनी प्रॉब्लम्स यू डोंट हैव इन द बाइक। तो उसके वजह से मेरे को एक बार 10,000 भी देना पड़ गया था उस सिग्नेल्स एडिशन को एक बार सर्विस कराने में, वो भी आउटसाइड। लेकिन मैं जब भी रॉयल एनफील्ड में कराता था, मेरे को एक बार भी इस बाइक में भी बोल सकता हूँ कि अभी तक मेरे को ऑब्वियसली फ्री सर्विस था, लेकिन फिर मैंने 1000 से ज़्यादा पेमेंट अभी तक किया नहीं है। एक बार सिर्फ इसका ब्रेक क्लच लीवर टूट गया था। तो क्लच लीवर टूटने से इसका जो प्राइस था क्लच लीवर का, उसका 7500 था। तो ये थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन क्लच लीवर टूटा था तो उसका प्राइस मेरे को कम पड़ा था। 700 था और आपका ये नॉट 700, इट वाज अराउंड 1300। हाँ, लेकिन इसका ब्रेक का 6500 ये ध्यान रखिए, हमेशा जब भी चलाइए ये दोनों सेव करके चलाइए, नहीं तो आपका बम्बू लगने वाला है। तो सान भाई, आपका तो हाइट है, आप जैसे आपने बोला 5.4 है, सो आपको ऐसे कोई दिक्कत आता है, क्योंकि ये तो बाइक भी थोड़ा हैवी है। हाँ, इसको एक्चुअली मेरे को कुछ दिक्कत आता नहीं है। हाँ, कभी कभी यू नो व्हेन आई वांट टू बैक और पुल द बाइक बैक साइड, तो कभी कभी लगता है। और ओबियसली ये जो फुट पैक है उसका पोजीशन के लिए मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये एक दिक्कत आता है। लेकिन 5.4 के हिसाब से मेरे को ये बाइक कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं लगती। इनफैक्ट जीटी में भी सेम है, जीटी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता, मैं वो भी चला सकता हूँ। ओके, ग्रेट। और आप मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और वीडियो लास्ट एक बाकी बात में हम लोग बात करेंगे। सिर्फ आपको एक बात पूछने वाला था मैं, आपको मतलब कितना पड़ा मतलब ऑन रोड विद इंश्योरेंस एवरीथिंग एंड रजिस्ट्रेशन, एंड लास्ट इज इट व्हाट इट बाई इंटरसेप्टर सॉरी तो मेरे को ये पड़ा था 4,30,000 ऑन रोड विथ 4,38,000 बिकॉज ऑफ रोड साइड असिस्टेंस जो मैंने 4 साल का लिया था, तो वो भी पैकेज ले लिया था मैंने। तो दिस इज़ ए वेरी वर्थ बाइक। अगर आप लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें कर सकते हैं। इसमें जो साइलेंसर है वो थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में है, तो आपको पिलियन राइड्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप अगर सिंगल राइडर हो और आपको लॉन्ग राइड्स करना है तो ये दिस इज़ ए वेरी कंफर्टेबल बाइक, क्योंकि इसका सस्पेंशन सेटअप, राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एनीबडी हू इज़ लुकिंग फॉर ए चॉइस बिटवीन कॉन्टिनेंटल जीटी एंड दिस वन, तो अगर आपको प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आपको लॉन्ग राइड्स करना है तो एट ए स्ट्रेच आप जाना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यू वांट more aggressiveness, sporty look or better look, then obviously you can go for Continental GT 650। तो ये बाइक मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा सभी को। रॉयल एनफील्ड ने बहुत ही अच्छा बाइक बनाया है। ऑब्वियसली ऑल द 650 इंजन्स आर वेरी गुड। हाँ, बाइक्स में इश्यूज़ है, लेकिन वो इश्यूज़ इतना मैटर नहीं करते जब तक आपको ये बाइक उस प्राइस पॉइंट में मिल रही है जिस प्राइस पॉइंट में आप इसको इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, रख भी सकते हैं अपने पास, तो और लॉन्ग टर्म यूज़ भी कर सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड। जैसे मेरा भी 650 है, लेकिन एक बार बोलूँगा रॉयल एनफील्ड इधर पे कुछ फिगर आउट करके थोड़ा पावर बढ़ा सकता है। 48 इट्स मतलब 650 इंजन में 47.8 इट्स वेरी लो। मेरे को लगता है आपको भी, आप मेरे साथ सहमत रहेंगे। और 1, 2, 3 मतलब ये 2-3 पॉइंट है कि ट्रैक्शन कंट्रोल दे सकता था इधर। फिर आपका जैसे कि आजकल के बाइक में हीटिंग सीट ये सब वो सब कर सकता था, लेकिन ठीक है। सो मतलब इन फ्यूचर आई थिंक रॉयल एनफील्ड विल प्रोग्रेस ऑल दोस। लास्ट में एंडिंग में आप कुछ बोलना चाहेंगे मिस्टर सान? बस और कुछ नहीं रह गया, जो भी बताना था मैंने बता दिया है। और भाई लोग ये पूरा ऑनेस्ट रिव्यू है, हम लोग कुछ मतलब कुछ ऐड नहीं किया। और तो आपको अगर कुछ भी पूछना है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा डेफिनेटली। और
चिन्मय भाई मेरे से पूछ लेंगे कुछ भी मेरे को पूछना है और आपको आंसर करना है तो ऑब्वियसली आप कमेंट पे मेरे को हम लोग को बताइएगा आपको। एक लास्ट में एक बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, एक बार नज़ारा एक बार दिखा दो भाई, क्या मस्त नज़ारा है। चलिए हम लोग एंड कर रहे हैं, बाय बाय, थैंक यू।